साथियों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और द राष्ट्र प्रथम का ये जो परिवार है ये हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और आप लोगों के सहयोग से ही हम शायद वो मंजिल जहां तक हमें पहुंचना है उसके बहुत करीब है। तो इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए और अपना साथ निभाते रहिए। दोस्तों, चूंकि मैं बिहार से होकर के आई, बहुत सारे वीडियोस भी मैंने बनाए और बहुत इंटरव्यूज भी वहां पर लिए जो आपके साथ शेयर भी किए, लेकिन एक बात मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हो। शायद आप लोगों को हो सकता है समझ में आ रही हो। अगर आ रही हो तो जरूर मुझे बताइएगा। एक बात जो शायद आप लोगों के लिए जरूरी है वो ये कि आप अपने घर कितना पैसा लेके जाते हैं। आप अपने घर के लोगों को क्या एक अच्छी लाइफस्टाइल दे पा रहे हैं? क्या क्वालिटी लाइफ दे पा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं? क्या आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पा रहे हैं? दोस्तों, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहां चुनावों के पहले जिस तरीके से हमने ये सुना कि बिहार में बदलाव की बात जन स्वराज पार्टी कर रही थी, प्रशांत किशोर जोर शोर से कह रहे हैं अपने बच्चों के चेहरों को देखकर वोट दो, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना फायदा उठा लेती हैं। जो नेता है वो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं, आपके बच्चों की तो किसी को कोई परवाह है नहीं। लेकिन अब यही जन स्वराज क्या कर रही है? भ्रष्टाचार उजागर कर रही है। बहुत अच्छी बात है, भ्रष्टाचार को उजागर करना चाहिए, जिसमें संजय जायसवाल है, अशोक चौधरी है, सम्राट चौधरी का भी नाम वो ले रहे हैं लगातार। लेकिन दोस्तों, मैं ये पूछ रही हूं कि इन पर तो एक्शन होना चाहिए ना। भ्रष्टाचार किया है, अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी में एक तरह से कहें कि किसी कंपनी से बहुत सारा पैसा ले लिया, जमीनें ले ली, जैसा आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, तो इस पर तो एक्शन होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगा देने भर से क्या बात पूरी हो जाती है? जिस पर अब कैसे नोटिस भेज दिया गया है प्रशांत किशोर को, जिसके बाद प्रशांत किशोर तिलमिला जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये जो नोटिस आया है, अगर आप इसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो फिर जेल जाने को तैयार हो जाइए। लेकिन कह क्या रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए जरा। उन लोगों के माध्यम से आता है जिनको हमने मदद की, वो लोग पैसा देते हैं, क्योंकि बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए किसी बालू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्ट लोगों की मदद न लेनी पड़े। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर बिहार सुधारने के लिए जज्बा है, ताकत है, उसको चुनाव लड़ाया जा सके, इसके लिए जन स्वराज के पास साधन होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया है। लेकिन हमने ये तय किया जब ये अभियान शुरू किया कि बिहार के लोग पैसा दें या न दें, मैं अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ लगाऊंगा बिहार की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। लेकिन अब मैं ये बात पूछ रही हूं कि क्या ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो बिहार के विकास से अलग हटके भ्रष्टाचार पर आकर सिमटता नजर आ रहा है, क्योंकि मकसद सिर्फ एक है, चुनाव जीतो। अब देखिए कैसे कैसे प्लान किया प्रशांत किशोर ने। सबसे पहले उन्होंने 3 साल पहले एक जन स्वराज नाम की पार्टी बनाई। जन स्वराज के जरिए वो बिहार के हर एक जगह पे खुद पैदल चल के गए, अपनी टीम को लेकर गए, गांवों में जाकर लोगों से बात की कि भाई आपकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से बिहार बदल सकता है, और अपनी पार्टी की जो पैठ है वो उन्होंने जमीनी स्तर पर मजबूत करना शुरू किया। नंबर 2, कैसे दूसरी प्लानिंग होती है? दूसरी प्लानिंग उनके भाषणों में होती है, जिसमें वो ये कहते हैं, खास तौर पे किसको टारगेट करते हैं? मुसलमानों को, कि भाई आप लोगों को अभी तक ठगा जाता रहा है, अपने बच्चों के नाम पर आप वोट दीजिए, उनका चेहरा देख करके वोट दीजिए, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं। ये बात उन्होंने अपने भाषण में जोर शोर से लगभग हर मंच पर कही। अब तीसरी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, और वो क्या है? सरकार के जो मंत्री हैं उनके भ्रष्टाचार को उजागर करना, जिस पर सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं कि लग रहा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म शुरू कर दिया गया है प्रशांत किशोर की ओर से। कैसे निशाना साध रहे हैं, सुनिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। अब प्रशांत किशोर को भी ये समझ में तो आ चुका है कि भाई जो पूरा भ्रष्टाचार का मामला है, उन्होंने तो पार्टी के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया है। तो अब जो
सवालों की ये कहूं कि यू टर्न है वो प्रशांत किशोर पर आ गया कि भाई ये बताइए 241 करोड़ रुपए आप कहां से लेकर आए हैं? आप 3 साल से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हर चीज के लिए दोस्तों पैसा चाहिए होता है, आपको ये पता है। या तो वो आप अपनी जेब से लगाएंगे या कोई आपको फंड के तौर पर देगा। लेकिन अगर कोई आपको फंड के तौर पर देगा तो क्यों देगा? क्योंकि उसका कोई फायदा होगा तभी वो आपको फंड के तौर पर देगा। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आप बीजेपी की बी कंपनी है प्रशांत किशोर, जो एक तरह से कहें कि बीजेपी के लिए साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, MY फैक्टर को काट रहे हैं, क्योंकि ये पता है बीजेपी को कि MY फैक्टर उनका वोट बैंक नहीं है। वो किसका है? आरजेडी का। तो क्या आरजेडी के उस वोट बैंक में सेंध लगा करके बीजेपी को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर? क्योंकि अब इसी स्ट्रैटेजी पे काम किया जा रहा है। इसीलिए मैंने जिक्र किया 241 करोड़, तो जिसका पूरा ब्यौरा प्रशांत किशोर ने दे दिया। वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंसल्टेंसी की है या जिन कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कंसल्टेंसी की है, उन्होंने उनको पैसा दिया है, जिसमें वो जिक्र कर गए कि एक बार तो 2 घंटे की सलाह पर उनको 11 करोड़ रुपए मिल गए। ये मुमकिन लगता है आप लोगों को? एक सलाह पर इतना पैसा? भाई मुझे तो यकीन नहीं होता कि ठीक है, सलाहकार हैं आप, रणनीतिकार हैं आप, आपका काम ही है लोगों को एडवाइस देना। और प्रशांत किशोर कहते भी हैं कि भाई वो तो सरस्वती का खाते हैं। अगर सरस्वती का खाते ही थे तो फिर पॉलिटिकल पार्टी बना करके बिहार चुनावों में अपनी मौजूदगी दर्ज करने की ऐसी जरूरत क्या पड़ी? फिर आपने बिहार चुनावों को ही क्यों चुना? लोकसभा चुनावों को भी आप चुन सकते थे। आप चूंकि उत्तर प्रदेश से नहीं है, बिहार से हैं, तो इसीलिए आपने बिहार चुनावों को चुना। ये समझ में आ भी रहा है। लेकिन दोस्तों, दाल में कुछ काला है, ये मैं बिल्कुल यकीन के साथ कह सकती हूं, क्योंकि मैं बिहार घूम कर आई हूं, मैं नेताओं से मिलकर आई हूं। और जब आप बातचीत करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो बातें हैं वो आपसे खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। वही अंदाजा मैंने भी लगाया कि दाल में कुछ काला है। ये जितना आसान आपको जनसुराज नजर आ रही है, उतनी आसान वो पार्टी नहीं है, और ना ही उतने आसान है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वही काम कर रहे हैं जो यूजुअली आरजेडी करती, आरोप लगाना, ताकि उन पर कोई आरोप ना लगा पाए कि भाई आप तो जेडीयू और बीजेपी के जो मंत्री हैं उनसे सवाल ही नहीं करते हैं, उन पर आप कुछ कहते नहीं हैं। इसलिए ये आरोप लगाना शुरू कर दिया गया। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अगर आप सरकार में नहीं आए प्रशांत किशोर जी, तो इनको जेल कौन पहुंचाएगा? क्योंकि आपको पता है हमारे देश में कार्रवाई जब किसी पर होती है तो वो कितना वक्त लेती है। लालू प्रसाद यादव को लेकर चारा घोटाला, यही बिहार है जिसने देखा है। और यहां तो बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे हैं प्रशांत किशोर को लेकर कि चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला यहां प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन यहां एक बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से जो आगे बढ़ने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या ये समझ में आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां कुछ बातें ऐसी हैं जो स्पष्ट तरीके से करना बड़ा जरूरी है। प्रशांत किशोर अपना जो हिसाब देते हैं वो क्या कहते हैं, 1 घंटे की सलाह के लिए लगभग 5.50 करोड़ रुपए फीस चार्ज करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि चेक से ही पैसा लेते हैं, चोरी नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। जनसुराज और प्रशांत किशोर पर आप चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, और आगे कोई कंफ्यूजन न करे, इसीलिए आगे कोई बात कहने से पहले हमने अपना अकाउंट जारी कर दिया। 241 करोड़ के इनकम का, उस इनकम पर भरे हुए जीएसटी का, उस पर दिए इनकम टैक्स का, और उसके बाद जो 98-98.5 करोड़ डोनेट किया पार्टी को, उसका। अगर कोई गलती हो तो फांसी पर चढ़ा देना, लेकिन अपने बराबरी में खड़ा मत करो। तुम चोर हो, तुम बिहार को लूटने का षड्यंत्र कर रहे हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बिहार को लूटना है, मेरे जीवन का उद्देश्य बिहार को बनाना है। दोनों में फर्क है। देखिए, यही बातें, मुझे कुछ बातें ना, ये जब मैं इनकी बातों को सुनती हूँ तो मुझे केजरीवाल जी याद आ जाते हैं। केजरीवाल जी ने जब सरकार में वो जब फाइट कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की, तो इसी तरीके की बातें कही थी कि भाई हमें तो चंदा से पैसा आता है, हमारी वेबसाइट पे पूरा डिटेल पड़ा हुआ है, कोई भी आदमी जाए वहां पर देख ले, हम तो, हमारा सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है। लेकिन वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट होते 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 तक कब तक करप्ट हो गया, ये पता किसी को नहीं लगा। तो क्या हम माने कि प्रशांत किशोर की एक ऐसी स्ट्रैटेजी चल रही है जो लोगों के सामने अभी तक नहीं आ पाई है? क्या जो जिसका जिक्र मैं कर रही हूं कि दाल में कुछ काला है, क्या वो सच है?
और वो दाल में कुछ काला है क्या कभी सामने आ पाएगा? सवाल ये है, क्योंकि मैं तो एक बात सीधा सीधा पूछ रही हूं कि कोई गलत है, आप एविडेंस दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, कोर्ट जाइए ना, केस दर्ज करवाइए ना। क्यों नहीं केस दर्ज हो जाता है? आप जनता के सामने बता रहे हैं कि ये नेता भ्रष्ट है, किसे नहीं पता है भ्रष्ट है। मैं यही पूछना चाहती हूं आपसे मिस्टर प्रशांत किशोर जी, यहां कोई बच्चा नहीं है और आपको तो बच्चा कह रहे हैं सम्राट चौधरी जी। कैसे आप पर निशाना साध रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला। मेरे घर के अनाज में लालू प्रसाद के गुंडे या पुलिस ने पेशाब कर दिया। हमारे घर के कुआं में पेशाब कर दिया। हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे, पैदल चले, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश, वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। अरे भैया, ये लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? कल तक तुमको तुम्हारा मेहनताना नहीं मिला था 2 करोड़ 41 लाख, 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। कोई सेल कंपनी जिसकी औकात ही 10 लाख की है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकता है? और आते के साथ पटना के पाटलिपुत्रा में तुम्हारे पास 32 करोड़ का जमीन कैसे आ गया? सबका हिसाब होगा। समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी। जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाई। तो बिहार में मेरे जितने भी दर्शक हैं, मेरे जितने दोस्त हैं, ये सबको पता है भाई, कोई बच्चा नहीं है। सबको पता है कोई दूध का दूल्हा भी नहीं है। सब भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त है, कोई ज्यादा है कोई कम है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, तो रोड मैप कहां है? आप बिहार को बदलाव की तरफ ले जाने की एक मंशा रखते हैं, वो बदलाव का रोड मैप कहां है? क्या ये मान ले आपके आते ही जितने भी लोग हैं जिनके ऊपर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, ये सब के सब सलाखों के पीछे हो जाएंगे? क्या इस बात की आप गारंटी लेते हैं? और अगर आप सत्ता में नहीं आए तो फिर ये जितने भी लोग हैं फिर भी इन पर एक्शन होगा, फिर भी ये जेल जाएंगे? क्या इसकी गारंटी आप लेते हैं? क्योंकि ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, ये सियासी हथकंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। गलत को सामने लाना जरूरी है, लेकिन गलत को सामने लाने के साथ जब तक उस पर एक्शन नहीं होता तब तक क्या होगा? हमें पता है लालू यादव के ऊपर कितने केसेस थे चारा घोटाले में, और अभी तक तो अब इस उम्र के पड़ाव पर आकर के वो कई बार हमने देखा कि अरेस्ट भी हुए, बाहर भी आए, जमानत भी उनको लगातार मिली। लेकिन भाई क्या चल रहा है? क्या ऐसे बिहार बदलेगा दोस्तों? मुझे तो यहां सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर अपना फायदा उठाते नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर भी, तेजस्वी भी, सम्राट चौधरी भी, नीतीश कुमार भी, लालू यादव भी, जितने नेता हैं। बात करते हैं बिहार बदलाव की, आके टिक जाते हैं भ्रष्टाचार पर। अरे भ्रष्टाचार एक विषय हो सकता है बहुत बड़ा, लेकिन बिहार बदलाव में नौकरियों की बात आप कर रहे हैं, फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, अब वो किनारे हो गई हैं। अब किस पर पूरी कहानी आ गई है? भ्रष्टाचार पर। यानी स्टेप बाय स्टेप जो दोस्तों मैं आपको समझा रही थी ना, प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं, वो यही स्टेप है। लेकिन अब अगला स्टेप इनका क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इतना मैं फिर से कहूंगी, दाल में कुछ काला है दोस्तों, समझिएगा आप जरूर। किसी के चक्कर में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि हर कोई अपना मकसद साध रहा है। और दिल से एक बात बोलूं दोस्तों, बिहार गई हूं मैं, तकलीफ होती है मुझे कि आपके नाम पर मजाक चल रहा है,
आपके नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। आपकी किसी को परवाह नहीं है दोस्तों, किसी को आपकी परवाह नहीं है। सबने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा है और बहुत जरूरी है उस मुखौटे को उतारना। और मुखौटा कौन उतारेगा? वो आप उतारेंगे। उतार फेंकिए ऐसे लोगों का मुखौटा जो आपको छलने आए हैं, जो आपको धोखा देने आए हैं। इस बार धोखे का शिकार मत होइएगा। इस बार अपने अधिकार की लड़ाई लड़िएगा। बिहार को कैसा करना चाहते हैं ये आप तय करिएगा, ना कि ये नेता तय करें। चुनिए ऐसी सरकार जो आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके सपनों के लिए काम करे। मैं यही गुजारिश आप लोगों से करूंगी दोस्तों, क्योंकि खेल बहुत बड़ा है और हो सकता है वो खेल सामने भी आए। तो द राष्ट्रीय प्रथम में मैं और भी कई बातें आपके सामने अगले वीडियो में रखूंगी। फिलहाल के लिए इजाजत लूं, उसके पहले आप लोगों से आपका साथ मांगती हूं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय देते रहिए। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।